नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज छठा का डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए आज पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक में कौन कौन शामिल होते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं की सभी सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के लोग प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 26, 28, 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 में यह बात कही गई है कि संस्कृति और भाषा और लिपि को बनाए रखेगा भारत के लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? कौन से भाग को या किसको? तो संविधान की आत्मा जो भारत के जो संविधान है उसके प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और राज्य के नीति संहिता तो है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है, जो आयरलैंड और स्पेन के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकार भाग 3 में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है या गृहीत किया गया है? तो भारतीय संविधान के संसद के दोनों सदनों की यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदनों की संयुक्त बैठक एक साथ बैठेगा या कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से संयुक्त बैठक लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 108 में है, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है 1930, 1934, 1946, 1951। तो राष्ट्रमंडल खेल 1930 में शुरू हुई थी और एशियाई खेल 1951 में कहाँ से? तो नई दिल्ली से। चलिए अगला प्रश्न है कि डनहिल कप का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डनहिल जो कप है यह गोल्फ से है। डनहिल कप गोल्फ से है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ स्थित है? फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कायने। कहाँ है? कायने। अगला प्रश्न है कि सांवधिक तरलता अनुपात के संबंध में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है सांवधिक तरलता अनुपात के संबंध में? तो इसका उपयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है। इसे बैंक सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है और इसे अनिवार्य बैंक रूप में नगद में आरबीआई के पास रखती है। और डी में है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास नहीं रखती है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है? यानी तृतीयक उपभोक्ता नहीं है बाज, शेर, बाघ और भेड़िया। तो जो भेड़िया है वह तृतीयक उपभोक्ता में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया? लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन जो किया गया था वह लोक उपक्रम का तो ये 1964 ईस्वी में किया गया था। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों की सेवानिवृत्ति हो जाती है? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं? तो ये हो जाएंगे 1/3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग देख लिए हैं, अब चलिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे?
तो ये देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन है 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1947 और 26 नवंबर 1950। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया और 26 नवंबर में तो संविधान बना, गठन हुआ था। और संविधान सभा का गठन किया गया था कब? संविधान सभा का गठन किया गया किस योजना के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और दास प्रथा को अवैध घोषित करने में जो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो, 1843 ईस्वी में। और इसी लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 से रविवार की छुट्टी भारत में शुरू हुई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज सूची का विषय नहीं है? तो राज सूची का विषय कौन नहीं है? तो कृषि, वन, समाचार पत्र, सिंचाई, तो जो समाचार पत्र है ये राज सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है कि चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक से है। कथक कहाँ से है? तो ये उत्तर भारत से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। और ओडिसी तो आंध्र प्रदेश, वो ओडिसी तो उड़ीसा का ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जन नायक के नाम से प्रसिद्ध है? जन नायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो जन नायक किनको कहा जाता है? तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोक नायक, जन नायक कर्पूरी ठाकुर और लोक नायक, जन नायक जो है कर्पूरी ठाकुर और लोक नायक जयप्रकाश नारायण को। और बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बिहार विभूति, ये भी याद रखिएगा, बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय द हेग में है, द हेग में, नीदरलैंड में। और इसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह 9 वर्षों के लिए होती है। और कुल इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? तो यह हर्षवर्धन को कहा गया है। शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन को मिला है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन हुआ था? किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो ये हो जाएंगे पांड्य वंश। पांड्य वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन हुआ था और ये दक्षिण भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बटलर कमेटी जो 1927 में आया था उसका उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर समिति आया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो डेक्कन किए थे दयानंद सरस्वती। सॉरी, दयानंद सरस्वती नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है
कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो पारित किया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऐसे याद रखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लगाया कौन? तो लगाया लिटन, लॉ से लिटन, लगाया लिटन ने। और हटा इसको कौन दिया था वर्नाक्यूलर प्रेस को? तो लॉर्ड रिपन, इसको हटाया यहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में? तो यह दमदमा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दमदमा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो उत्पादन के 4 प्रमुख कारक होते हैं वह होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? तो जो बाजार नियम किसने दिया था? तो ये दिया था जेबी से ने। किसने दिया था? जेबी से ने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रेड डाटा बुक है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से है। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक CO2 है, मीथेन है, ओजोन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची में क्या है? तो 6ठी अनुसूची में जो है आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण उसको काली धारा के नाम से भी जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो धारा, कैलिफोर्निया धारा और अंटार्कटिका धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो की धारा को काली धारा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो ये यमुना को कहा जाता है। यमुना को खुली नाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सतपुरा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुरा की पहाड़ियाँ और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है आपका नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में प्रयुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया था रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? कामागाटा मारू घटना से संबंधित कौन था इसमें से? तो बाबा गुरदीप सिंह कामागाटा मारू शिप से संबंधित थे, घटना से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेहता, तेलंग और तैयब जी को। मेहता, तेलंग और तैयब जी को। मेहता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद रामायण को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, तो रचना किया गया था। तो इसको फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला जो लेखक था वह अब्दुल कादिर बदायूनी था। कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है कि दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है कि दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी और 2023 में। और भारत में ओरिजिनल सॉन्ग जो नाटो नाटो को
ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब दिया गया है। और द एलिफेंट विस्पेयर को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है, ऑस्कर मिला है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका जो आयोजन किया गया था यह कियोटो में किया गया था। कहाँ किया गया था, कियोटो में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो वेदांग के वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, तो वेद 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। तो वेदांग में शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद होता है। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, तो इसमें ज्ञान कहीं नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है। तो न्याय दर्शन के कपिल सही है, सांख्य दर्शन न्याय दर्शन के गौतम सही है, सांख्य दर्शन के कपिल सही है, उत्तर मीमांसा के जैमिनी और वैशेषिक के उलूक। तो उत्तर मीमांसा के जो है जैमिनी नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वादरायण होंगे। उत्तर मीमांसा के वादरायण कौन है, वादरायण। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो यह हुआ था 1809 ईस्वी में। और रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। ये भी बात याद रखिएगा, रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वह संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो यह आपका अनुच्छेद 29 में है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा गॉडगिल समिति के सिफारिश पर दिया जाता है विशेष राज्य का दर्जा, तो किसको मिला था, तो ये असम को मिला था। अगला प्रश्न है कि दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है। तो दल बदल जो है ये अनुसूची 10वां में है, 10वां अनुसूची में है। 1985 में इसको लागू किया गया था राजीव गांधी के शासनकाल में, और ये 52 आर्टिकल में निहित है। सॉरी 52 आर्टिकल नहीं, 52वां संविधान संशोधन में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, तो यह है पोलो से। और पोलो को पहले पुलू के नाम से जानते हैं, और भारत में इसको मणिपुर राज्य में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1155 हो जाएगा, बना लीजिएगा। चौवन का 12% हो जाएगा। इसका हम PDF दे देंगे, आप लोग इसको बना लीजिएगा। 55 का B हो जाएगा। छप्पन का भी, संतावन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो स्नेल का जो नियम है वह प्रकाश के अपवर्तन से है। और स्नेल का नियम sin I/,
साइन आर जो होता है इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है, म्यू इक्वल टू म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। चलिए अगला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत था उसको सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यह पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया था। तो बदल दिया है किसने। तो जो बदलने वाला देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। तो उसका नाम है फ्लोएम। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उपयोग में लाया जाता है कितना %। तो 10%। और ये 10% का जो सिद्धांत था वह लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तब लोहा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरेनियम के विघटन का जो अंतिम समस्थानिक होता है वह कौन बनता है। तो यह सीसा बनता है, लेड जिसको बोलते हैं। यूरेनियम के विघटन के बाद जितने भी मतलब आपका रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं वो अंत में जाकर सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित हो जाती है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 10%। अगला प्रश्न है कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो 10% का जो नियम था वह वैज्ञानिक था रेमंड लिंडमैन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक है किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। और लुईस पास्चर ने दूध का प्रसंस्करण का खोज किया था। और रॉबर्ट कोच टीबी के टीके का खोज किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो ये हो जाएगा मुकुलन जनन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति की इमारत निश्चित रूप से गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर टिकी हुई है। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर टिकी हुई है। यह कथन किसका है। तो यह है जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है कि आसियान में सम्मिलित नहीं है। तो आसियान में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो जो कोरिया है यह सम्मिलित नहीं है। थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस है और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में कोरिया नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है मूल अधिकार माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। तो ब्रिटिश राज में सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था।
सतारा को मिलाया गया था। झांसी, नागपुर, सतारा, जिसमें पहले सतारा को मिलाया गया था। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। यानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम वन आवरण है वह संपूर्ण भूमि का 33% होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा जो पर्वत है उसका नाम है मकालू। कौन सा है? मकालू। अगला प्रश्न है कि सूर्यग्रहण होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इतना याद रखना है कि सूर्यग्रहण जब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी और पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्रग्रहण होगा। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है। तो जो स्वेज नहर है वह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, यानी किस रंग से मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो ये लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और जो ये सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। और डॉपलर प्रभाव किस पर है? तो ध्वनि के उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। नीले पानी की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवध का अंतिम नवाब था। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो किया गया था वह 1928 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। तो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है तो खरीफ में, रबी में तो गेहूं आता है, खरीफ में धान आता है। तो धान के साथ सरसों तो बोआता नहीं है, क्या होता है? गेहूं के साथ सरसों जाएगा। तो यहाँ खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है तो सरसों, ज्वार, बाजरा, अरहर ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है, लेकिन सरसों रबी फसल में आता है। किस में आता है? रबी फसल में आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेड सिंधी निम्नलिखित में से किस नस्ल की है। किसकी नस्ल है? रेड सिंधी किसकी नस्ल है? तो यह गाय की है। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। एम पुंछी आयोग का गठन जो किया गया था कब किया गया था? तो ये 2007 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो यह अनुच्छेद 155 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के तहत।
भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह किया गया 51वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है तो इसमें रंगभूमि, निर्मला और गोदान है। यशोधरा नहीं लिखी गई है, या रामधारी से दिनकर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खां का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। सितार, बांसुरी, बीना, सरोद। तो जो अमजद अली खां है वह सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में है तो जो बुरी मुद्रा है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह किनका नियम है। तो यह ग्रेसम का नियम है। किसका नियम है? ग्रेसम का नियम है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था। तो जो मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था वह 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल 1987 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है। तो जो सिमलीपाल है वह उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दुर्लभ जाति यानी रेयर स्पेसीज के उदाहरण है। हिमचीता, बाघ, कस्तूरी मृग और है लंगूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हिमचीता है, यह दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो विद्युत धारिता, बल आघूर्ण, बल, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो विद्युत धारिता होती है यह अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है। तो यह है डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आप लोग जितना इसको शेयर कीजिएगा, जितना लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही हमको और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा से अच्छा सेट बनाएंगे, आप लोग के समक्ष रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।